सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ ये जो अप्रैल के बाद प्रोबेबली ईरान ने जो बराह रास्त इसराइल पर टारगेट किया, क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि उनकी जो डेटरेंस या जो स्ट्रेंथ है उनकी वो ख़त्म नहीं हुई बल्कि पहले से बढ़ गई है, और अब वो आसपास अमरीकी अड्डों पर निशाना बनाने की बजाय ये भी पैगाम दिया कि बराह रास्त वो इसराइल को कभी भी अटैक कर सकते हैं? जी जामी साहब, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। देखिए, ईरान पर ये ऑब्लिगेटरी था क्योंकि कुछ अरसे से आपने देखा कि हमें ये इम्प्रेशन था कि प्रेसिडेंट ट्रंप बेबस सदर हैं, असल तो नेतन्याहू जंग चला रहे हैं। अब जब आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो बंद किए हैं या कम किए हैं, तो इजराइल ने इंडिपेंडेंट शुरू कर दिए हैं, तो ईरान ने ये करना था हिट बैक, और इसलिए हिट बैक करना था, उसने ये बताना था कि अगर इजराइल स्टैंड अलोन भी जारी रखेगा जंग, खासतौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट के उस बयान के बाद कि अगर इजराइल ने हमले बंद ना किए तो अमेरिका नहीं सपोर्ट करेगा, उसके बाद से एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करनी थी ईरान ने बुनियादी तौर पर इजराइल के खिलाफ कि अगर तुम आओगे तो फिर तो मेरा सारा फोकस इजराइल ही होगा, जाहिर है। तो आई थिंक ये स्ट्रेटेजिक मूव कह लें या इसको एक मिलिट्री टैक्टिकल मूव कह लें, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैसेजिंग या सिग्नलिंग अच्छी गई है इजराइल के खिलाफ। इसीलिए उसने देखा कि वो जंग रोकने पर या टेम्पररी सीज फायर पर मजबूर भी हुआ है, और वो उसने एक और वजह से भी पॉइंट एस्केलेट किया है, क्योंकि वो इजराइल ने आपने देखा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ उसने बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव ऑपरेशन शुरू कर दिए थे, तो उसका बहुत नुकसान हो रहा था, तो वो उसने काउंटर यहां पे करना था। इसीलिए आपने देखा ह्यूतीज के लीडर कमांडर का भी बयान आया था कि हम यमन से भी अब अटैक करना शुरू करेंगे। तो आई थिंक ईरान ने अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी में ये नई एक एलिमेंट ये डाला है कि अगर इजराइल के खिलाफ स्टैंड लोन हुआ तो शायद मैं अकेला नहीं, और भी एलिमेंट्स साथ देंगे। तो ये तो ईरानियन पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। प्रोबेबली दिस इज एग्जैक्टली वाई उनके अवाम नास मुख्तलिफ स्क्वायर्स पर इकट्ठे थे उस दिन जब मिसाइल्स की वो बैराज वहाँ गए और वो जश्न मना रहे थे। ईरान ने ये क्या मैसेज दिया, अगर हम सादा लफ्जों में बताना चाहें अवाम को? जामी साहब, देखिए, अमेरिका ने अफसोसनाक बात यह है कि अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ी। मैं क्विकली अर्ज करता चलता हूं कि वो जब हिस्ट्री अगर आप पढ़ें उसकी और अमेरिका की पढ़ें, तो रोनाल्ड रेगन ने जब ईरान पर बहुत एक्सटेंसिव प्रेशर डाला था तो ईरान ने हिजबुल्लाह कायम कर ली। जब उसके बाद बिल क्लिंटन आए, जब उन्होंने प्रेशर डाला तो इन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया था और बैलिस्टिक मिसाइल शुरू कर दिया था। फिर जॉर्ज बुश आए थे, आपने देखा होगा, तो फिर उन्होंने और ज्यादा, जब उन्होंने कहा था ये एक्सेस ऑफ ईवल है, ईरान को कहा था, आपको याद होगा, तो उस वक्त ईरान ने अपने न्यूक्लियर और बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे शुरू कर दिए। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं तो इन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मोज की नई उसको एक वेपन उनके हवाले कर दिया है। तो आई थिंक जब भी कुछ जितने सुदूर आए हैं आज तक अमेरिका के, उन्होंने ईरान की हिस्ट्री नहीं पढ़ी। पढ़ते तो उनको ये मालूम होता कि जितना प्रेशर डाला है ईरान पर उतना ही उसने कम बैक किया है, रेजिलियंस दिखाई है। तो मेरा ख्याल है जितना अभी भी प्रेशर डालेंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप हो या कोई भी हो, ईरानियों ने पिछले 47 सालों में ये सीखा है कि अगर आप एग्जिस्टेशनल थ्रेट को सीरियस नहीं लेंगे तो 3 हफ्ते में सद्दाम हुसैन का सफाया कर दिया गया था, लीबिया के कर्नल गद्दाफी को शहीद कर दिया गया था, और उसके बाद उनको टनल्स में से और हाइडिंग में से निकालकर मार दिया गया था। तो ये आई थिंक ईरानियों ने बिल्कुल ठीक सीखा है कि उनको सिर्फ सैंक्शंस के बावजूद उन्होंने अपनी सस्टेन भी की है। अमरीकी अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, लेकिन ईरान ने डेफिनेटली अपनी भी शायद पढ़ी है, जैसे मैंने अभी साबित करने की कोशिश की है बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश के जमाने से लेकर रोनाल्ड रेगन के। तो उन्होंने सिर्फ अपनी भी पढ़ी है और अमेरिकन भी पढ़ी थी, और उन्होंने सर्वाइवेबिलिटी आज नहीं सीखी। पूरे तमाम बैंकिंग कारोबार उनका कब से बंद है, तेल अपना वो बेच नहीं सकते, ट्रेवल दूसरी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑलमोस्ट आधी दुनिया में उनको मना किया हुआ है अमेरिका ने। तो इन पे आई थिंक ईरान ने सबक भी सीखा और जीना भी सीख लिया। तो इसका मतलब ये हो ना सर कि ये जितने भी टैक्टिक्स आप मुख्तलिफ अदवार को गिनवा रहे थे, क्वाइट ऑब्वियस ही बात है, हिस्ट्री स्पीक्स वॉल्यूम। इसका मतलब ईरान को फिर दिस इज नॉट द वे टू डील विद ईरान। तारीख तो फिर हमें यही बता रही है, क्योंकि अगली दफा हो सकता है कोई नया मामला वो शुरू कर दें। जामी साहब, सिर्फ ईरान नहीं है, आप वियतनाम की जंग पढ़ लें। मैं तारीख पे आज कोई टॉक नहीं करना चाहता, लेकिन 1954 से 75 तक 21 साल अमेरिका ने जंग लड़ी थी वियतनाम के खिलाफ, और 21 सालों में किस पार्टी के खिलाफ लड़ी थी जिसकी हुकूमत थी? वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। आज किसकी हुकूमत है वियतनाम में? कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है। फिर तालिबान पे ले लेते हैं। 2001 में जब 9/11 हुआ तो मैसिव डिस्ट्रक्शन की गई, आपको तोरा बोरा, डेजी कटर, बॉम्ब बस्टर याद होंगे। तो वो इन्होंने कहा कि तालिबान को नहीं छोड़ेंगे। फिर $2 ट्रिलियन भी खर्च किया अमेरिका ने अगले 20 सालों में, तालिबान को एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश की। फिर दोहा एग्रीमेंट करके उन्हीं के अफगानिस्तान हवाले कर दिया। तो ये तो अमेरिका अपनी भी हिस्ट्री नहीं पढ़ता। तो सद्दाम हुसैन का देख लें, लीबिया का देख लें। तो ईरान ने आई थिंक उससे सीखा है।
तो ये अमेरिकन अगर ये चाहेंगे, एक ही सदर है जिसने इंगेज करके फैसला कराया था, वो प्रेसिडेंट ओबामा है। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, उन्होंने भी बड़ी जंगें दुनिया में शुरू की थी, लेकिन प्रेसिडेंट ओबामा ने शायद ये रियलाइज किया था कि ईरान को आप डिटरेंस से बेनिफिट दे के, इंसेंटिव दे के, ऑलमोस्ट 98% न्यूक्लियर रिच जो उनका मटेरियल था, ऑलमोस्ट 8 टन जो था, वो उस वक्त वॉलंटरली इन्होंने रूस के हवाले किया था ईरानियों ने, 8 टन। आज 440 किलोग्राम अगर मल्टीप्लाई करें तो 18 गुना कम है जो आज इसके बाद है नेगोशिएशन करने के लिए, उस वक्त 8 टन था। लेकिन फिर ईरान ने अपने आप से भी सीखा कि जब 8 टन दे के भी उनको सिक्योरिटी और पीस नहीं मिला इस एरिया में, तो अब वो 440 ग्राम क्यों देंगे? तो जिस तब ये ट्रंप इज होपफुल के 2 से 3 रोज के अंदर मुआहदा हो सकता है, और उसकी रीज़न ये है कि जी ईरान को भी रोका, इसराइल को भी रोका और रुक गए, पाकिस्तान का मैसेज भी वहाँ गया। अब आपको लगता है कि वाकई, क्योंकि हम तो ये सवाल पूछ के और इसकी उम्मीद लगा के अब थक गए हैं, तमाम सहाफ़ी जो कवरेज करते हैं ऐसे 90 से 100 दिन हो चुके, अब आपको लगता है कि वो वाकई मौका आ गया जब कोई एग्रीमेंट आ सकता है सामने, और वो क्या शक्ल उसकी हो सकती है? देखिए, मैं तो काफी दिनों से कह रहा हूं कि ब्रॉड प्रिंसिपल तो हो चुका है, मेथडोलॉजी पे तरीकाकार है, और एक और चीज मिसिंग है जो ट्रस्ट डेफिसिट है, यानी कि एतबार कैसे किया जाए। बातों पे पहले भी प्रेसिडेंट ट्रंप हो या कोई और सदर हो, आपने देखा कि उन्होंने उस तरह ऑनर नहीं किया, पहली बात तो ये। दूसरा, मुआहदा होने की शक्ल पॉसिबल आ सकती है, डिपेंडेंट होगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप कितना इफेक्टिवली नेतन्याहू को मैनेज कर पाते हैं या कंट्रोल कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, जब ये जंग शुरू हुई थी तो नजर ही आ रहा था, मैं ये समझता था कि उनका जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है अमेरिकी सदर का, वो ये था कि ऐसा यहाँ पे सिक्योरिटी ऑर्डर होना चाहिए जो अमेरिकन डिजाइंड हो, इजरायली लेड हो, ईरान सबसर्विएंट हो और मिडल ईस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड। ये एक वर्ल्ड ऑर्डर इस एरिया का वो देखना चाहते थे प्रेसिडेंट ट्रंप। लेकिन इजरायली लेड नहीं हो सका, ना अमेरिकन डिजाइन हो सका, तो फिर पीछे क्या रह गया? इनकैपेसिटेट अगर उसने किया निस्बतन उस जमाने से लेके आज तक, तो वो तो मिडल ईस्ट के ममालिक को ईरान ने किया, बजाय वो करते। तो आई थिंक एक न्यू फाउंड रियलिज्म प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़हन में तो आ चुका है कि अब मिलिटरीली इसको नहीं जीता जा सकता। फेस सेविंग के लिए आप किसी भी चीज को कह दें, आप नौजवान नस्ल को कह देते हैं कि रजीम चेंज मैंने कर दिया है। आपने कहा था जंग शुरू होने से पहले कि ये 4 हफ्तों में खत्म हो जाएगी, 2 दिन बाद कहा था, और 4 दिन बाद जंग शुरू होने का कहा था 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। आज 102 दिन हो गए। तो आपके सामने है कि जंग इस तरह खत्म नहीं हो रही। आई थिंक इसको मैनेज ही करना पड़ेगा प्रेसिडेंट ट्रंप को। मैं देख रहा हूं आपने तबसरा किया, बिल्कुल इंटरनेशनली भी कुछ ऐसी लाइंस पर ही सोचा जा रहा है। वो जो मिडल ईस्ट एक्सपर्ट हैं क्विंसी इंस्टीट्यूट के टेरिटा पार्सी कह रहे हैं, लिख रहे हैं बल्कि, द राइट क्वेश्चन इज नॉट हु इज स्ट्रॉन्गर बट हु हैज इंप्रूव्ड देयर पोजीशन सिंस द वॉर बिगेन। ईरान्स पोजीशन हैज इंप्रूव्ड, द यूएस एंड इसराइल हैव वीकेंड। ये तो अब बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन ये बात कर रहे हैं, तो क्या इसका एहसास एक दुनिया की सुपर पावर और उसके साथ जो पैरासाइट है उसको नहीं है सर? जामी साहब, 2 चीजें होती हैं, एक होती है मिसअंडरस्टैंडिंग या अंडर एस्टिमेशन, और एक होती है एरोगेंस यानी डिनाइल। एक प्रेसिडेंट ट्रंप या इनके पहले वाली हुकूमतों ने बुनियादी तौर पर अंडर एस्टिमेट नहीं किया। एस्टिमेशन तो उनके पास 18 इंटेलिजेंस एजेंसियां रिपोर्ट करती हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को, तो आया मतलब उनके सबके एस्टिमेट गलत थे? एस्टिमेट गलत नहीं थे, उन्होंने डिनाई किया था। और डिनाई क्यों किया था? बिकॉज ऑफ एरोगेंस। आप बयानात उठा के देख लें प्रेसिडेंट ट्रंप के, जो दिसंबर ऑनवर्ड उन्होंने देने शुरू किए थे टिल अनलीशिंग द वॉर 28 फरवरी को, तो ऐसा लग रहा था कि ईरान का कुछ बचेगा ही नहीं। वो एरोगेंस थी बुनियादी तौर पर, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। इस तरह तो एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर स्टीवन वॉल्ट्स, मैं उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने तो बहुत ही सादा कर दिया, और मुझे लगा था कि ये 3 लाइनें क्यों नहीं कोई पहुंचाता प्रेसिडेंट ट्रंप को। उन्होंने कहा था एक्सेप्ट द डिफीट, कट द कॉस्ट एंड गो फॉर अ डील। बिल्कुल ठीक। तो ये करना पड़ेगा उनको, चाहे हार्वर्ड वाले की सुन ले, चाहे दूसरे किसी प्रोफेसर की सुन ले, और हमारी जो छोटी सी आवाज सुन ले। आई थिंक चॉइस उनके पास नहीं है। ऑप्टिकली वो जो मर्जी कहते हैं, लेकिन दुनिया को जो इकोनॉमिकली भी और ऑब्वियसली एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हॉस्टेज बनी हुई है दुनिया, उनको प्रेसिडेंट ट्रंप के पास ही चाबी है, अगर वो नेतन्याहू को मैनेज कर सकें। ठीक। अच्छा सर, ये एक बार फिर से कुछ वेबसाइट्स खबर छाप रही हैं कि पाकिस्तान चीन से वो जदीद को तैयारे हैं, वो कुछ 40 के करीब ले रहा है। ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक नोयत का मामला है, लेकिन ये किन तैयारों की बात बार बार होती है और वो पाकिस्तान के लिए क्यों क्या ज़रूरी है? जामी साहब, मैं भी सोशल मीडिया तक ही महदूद हूँ, क्योंकि इतने ज्यादा जहाज हैं जो मैंने भी नहीं सुने होते। अच्छा। ऐसी ऐसी उसकी काबिलियत बताई जाती है कि मैं खुद भी हैरान हो जाता हूँ कि अच्छा इतना काबिल चीन के पास जहाज है। तो इस मोर ऑफ ए सोशल मीडिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाक फ़िज़ाई एंगेज है फ्यूचर डेवलपमेंट्स और प्रोक्योरमेंट के लिए। लेकिन ये जो टाइप्स मुख्तलिफ आती रहती हैं और हर जहाज को मोस्ट लीथल कहा जाता है, वो मेरा ख्याल है सोशल मीडिया तक ही छोड़ देना चाहिए। अच्छा ठीक, लेकिन ये जो अमरीकी F-35 वगैरह टाइप के जहाज हैं, वो उनके पैरेलल कुछ चीन के पास ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी है तो सही है नहीं? जी बिल्कुल, F-35 जो अमेरिका के और F-22 रैप्टर जो 2 जहाज जो अमेरिका के स्टेल्थ हैं,
SU-57 रशिया का स्टेल्थ है, चाइना के पास भी दो हैं, J-20 और J-35, दो जहाज हैं जो जिसको स्टेल्थ कहते हैं। लेकिन वो मैं अभी एक चैनल पर था, शामी साहब मुझसे पूछ रहे थे कि ये आपने कैसे स्टडी किया, तो मैंने अभी एक रिसर्च किया कि वो F-35 भी कैसे शूट हुआ है, ईरान ने कैसे किया। मैंने अपने चैनल पर अभी एक डॉक्यूमेंट्री डाली है कि अब वो स्टेल्थ वो नहीं रहे जो हमारे सबके ज़हनों में थे आमतौर पर, क्योंकि स्टेल्थ का मतलब ये समझा जाता है कि वो किसी को नजर ही नहीं आता। वो उसको नजर आने के लिए करना पड़ता है। मैं उस डॉक्यूमेंट्री की डिटेल्स में तो भी नहीं जा सकता, लेकिन ये अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई जो खास तौर पर ईरान ने इस्तेमाल की है, ट्रेडिशनली हुआ करता था कि F-35 नजर नहीं आता, क्योंकि या रेडार से वो उसको शूट किया जा सकता था, रेडार की मिसाइल से, या इंफ्रारेड जो हीट सीकिंग होता है उससे किया जा सकता था। लेकिन ईरानियों ने F-35 को शूट किया बाय फीलिंग, ट्रायंगुलेशन करके। उन्होंने मुख्तलिफ 100-150 साल पुराने या उससे भी पहले जब दुश्मन को बाम या डिटेक्ट किया जाता था तो घोड़ों की चाप से, उनका जो मट्टी उड़ती थी उससे, उनके पैटर्न से, उनकी साउंड की स्पीड से, उसके आने का, उसकी डायरेक्शन का, उसकी स्पीड का और इंटेंडेड टारगेट का पता लगता था। वो ईरान ने यहाँ पे इस्तेमाल किया, जो मैंने डॉक्यूमेंट्री में पूरी तफसील भी बताई है। तो इसलिए अब आने वाले वक्तों में स्टेल्थ सिर्फ जिसको कहते हैं ना, जिसको कहते हैं आम माफी है, उसको स्टेल्थ को कि वो तो पकड़ा ही नहीं जा सकता, वो नहीं रहा।